राय शुक्ला द्वारा लिखित नाटक दूसरा अध्याय। मेरा नाम अभय सरनेम और उसके लिए यहाँ तो मैं जिम्मेदार हूँ और उससे आपको कुछ नहीं, कुछ मुझे कुछ और जानना चाहते हैं मेरे बारे में, छोड़िए। दूसरे के व्यक्तिगत मामलों में एक कौतूहल थी। प्रश्न ये नहीं कि मैं कौन हूँ, बल्कि प्रश्न ये है कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ, पर क्यों? शायद सोचिए, कुछ पुरानी बात। एक तो इस रेस्तरां में भीड़ थी, दूसरे यहाँ आकर दोहरा देता हूँ कुछ जिंदगी के वे लोग जो अभी भी जहन में कल की घटना के समय, और ऐसी बातें सोचने के लिए शांति चाहिए जो यहाँ है। इसीलिए हम और मिर्जा अक्सर यहीं आकर मिलते थे और बातें करते थे। मैं हमेशा समय से कुछ पहले ही आ गया करता था और फिर करता रहता था प्रतीक्षा। कह नहीं सकता कि शायद अभी भी मैं उसके आने की प्रतीक्षा नहीं करता। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम जानते हुए भी हम ये मानना नहीं चाहते कि ऐसा नहीं हो सकता। आप शायद जानना चाह रहे हैं कि मिर्जा कौन? चलिए मैं बताता हूँ। मिर्जा से आज से करीब 10 साल पहले मिला। कितना लंबा समय निकल गया। तब मैं 37-38 साल का था, न बूढ़ा न जवान, या कहले अलग अलग संदर्भ में लोग। मेहनती शुरू से रहा, यानी प्रोफेशनल जीवन मात्र मेरी सफलता की सीधी लकीर है। उतार चढ़ाव रहे तो केवल व्यक्तिगत जीवन। मैंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। सिर्फ केवल इतना कहना चाहूंगा कि जब मैं मिर्जा से पहली बार मिला तो ये मान चुका था कि अपने को करियर में लगा देना ही मिला। उससे जो सफलता, जो कम उम्र में प्रतिष्ठा मिल रही थी, उसका अपना ही नशा था। वो मेरी मां इस आवाज से कभी छुटकारा भी नहीं मिला। कभी कभी लगती थी कुछ शून्यता से। सोचा होगी ये शून्यता मेरे ही अंदर करने गई। तब मैं एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स में मद्रास गया और वहां मुलाकात हुई मिर्जा से। वो भी नौकरी करती थी, सुसंस्कृत, शादीशुदा और लगभग मेरी ही उम्र। यह जानकर अच्छा लगा कि हम दोनों दिल्ली से, पर पहले कभी मिले नहीं थे। बस 15 दिन साथ रहे और लगा सब कुछ बदल सा गया। कभी कभी सोचता हूँ कि अचानक इस समूह में मिला या परिचित क्यों इतना अपना सा प्रतीत होता है। क्यों लगता है अपना खोया अर्ध स्वयं सा। और ये प्रणय आभास कैसे बदल देता है सब कुछ। बादलों में, वर्षा में, बिजली और गर्जना में,
कुछ उत्साह प्रतीत होता है, कुछ नए अर्थ की चाह होती है। हर यथार्थ में प्रकृति का प्रतिक्रम अर्थहीन संवेदन हमारा ही बदल जाता है दृष्टिकोण। फिर सिद्धांतों का क्या मूल्य जब हम खुद ही बदल जाते हैं। अभय, हाँ निर्जन, तुम्हें ये तो नहीं लगता कि हम भावनाओं में इन्फेक्शन की भी एक उम्र होती है। हम शायद ज्यादा मैच्योर हो गए। तुम कहना चाहते हो कि मैंने या तुमने सच्चा प्यार नहीं किया? नहीं निर्जन, मैं ये कह नहीं सकता कि सच्चा प्यार या झूठा ही क्या होता है, पर हमारे बीच जो भी था वो क्षणिक नहीं था, बहुत अस्थायी था। तभी तो हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, और शायद कमजोर थे, कायल है, या कुछ पुरखाशंका का अपने निर्णय पर। तो हम आगे रास्ते से लौटे। तुम मुझे तो दोष नहीं दे रहे हो। मैंने कभी किसी को दोष नहीं दिया। अगर मैं जीवन में कुछ पा न सका तो दोष मैंने सिर्फ अपने आप को दिया। तुम न कर सका वो जो इतने लोग करते, एक नए जीवन की शुरुआत। इसलिए मैं आता हूँ, और शायद अब निर्जा तो कभी नहीं आया। और ये स्मृतियां, ख्यालात, इन पर तो मेरा कुछ तो हक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हम लोग 15 दिन साथ रहे और बस सब कुछ बदल सा गया। 15 नहीं, 16। ट्रेन में भी तो हम लोग साथ में थे। हाँ, राइट, 16, और लगा कि सब कुछ बदल सा गया। क्या? मुझे लगता है क्या? you were my soulmate. पागल। अच्छा, मैं पागल हूँ। हाँ, क्यों? क्योंकि तुम मुझे चाहने लगे हो। क्यों? Because I have also started loving you. सच में जा? जी हाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। सुनो अभय, हाँ, क्या? शायद हमें अब यही रुक जाना चाहिए। तुम लोग पाओगे? एक अजीब सी स्थिति में हो। शांत तो रहता था पहले, आज इस अशांति में एक अजीब हलचल मची। एक शांत सी अस्थिरता, एक गूंगा भूचाल, मानो बादल हट गए हो और सभी प्रश्न चिन्ह स्वतः डूब गए रोज रोज। कभी कोई 10 वर्ष पहले मिले, बैठे कुछ निर्णायक बात करने के लिए। हेलो, हाँ, it is 50701. यस। तो जरा निर्जय जी को बुला देंगे? आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं दिवाकर राव बोल रहा हूँ। अच्छा सर, अभी देता हूँ। हेलो, अरे मैं दिवाकर नहीं, अभय बोल रहा हूँ। you group, why you have two district? अरे जिससे लोग भी समझे कि तुम्हारे पति का ही कौन है और तुम दौड़ी चली आओ। You बड़े बदमाश हो। आओ तो हूँ। I know. अच्छा ये बताओ, कब मिल रही हो? हाँ, तुम बोलो। आज शाम कहाँ? सन बेकर्स रेस्टोरेंट, सीपी इनर सर्कल। जानती हूँ। टाइम? 3:30 बजे दोपहर। उस समय रेस्टोरेंट में कोई नहीं होता, आराम से बात हो पाएगी। ओके ओके, सी यू। See you, और सुनो, क्या? I love you. Shut up and bye.
Excuse me. Yes, sir. चलिए बताइए कि ये रेस्टोरेंट कैसे ही खाली रहता है? यहाँ हमारे मालिक बहुत शौकीन है, उनको भीड़ भाड़ के इलाका बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए शहर से हट कर ये रेस्टोरेंट में हुआ। क्या बात है? क्या कैसा लगा ये रेस्टोरेंट? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। क्या लेंगे साहब? लंच में क्या क्या है? एक जनरल में लंच ठीक है, और फिर पुलाव है, फिर बिरयानी है, नान है, मटर मसाला है, दाल मखनी है, दाल फ्राई है। क्या लेंगे साहब? वही होता है। ओके हाय दिशा। हाय और गर्मी है कैसे हो? बिल्कुल ठीक किसी के साथ कर रहे हो तो जैसे तुमसे मिला हूँ भी ना हो रहा है तो क्या लोगे? टी कॉफी और वन Excuse me. यस सर, क्या लेंगे? ब्लैक कॉफी, हॉट कॉफी, ग्रीन कॉफी, क्या लेंगे सर? दो कोल्ड कॉफी। ओ कोल्ड कॉफी, ओके। और बताओ कैसी? बिल्कुल ठीक। तुम बताओ लग गया वापस काम कर हाँ मैं तो कल भी गया। कल ही और करता भी यार। मैं तो कल सारे दिन सोती हूँ, इतनी थकान से लपेट थी ना। सच में ये मद्रास का ट्रिप ना काफी टाइम एक्चुअली मैं क्या हुआ कि मैं कल सारे 11 तक नहा धोकर तैयार हो गया, फिर घर पर करता थी, फिर ऑफिस चला गया, फिर गया ऑफिस, पता चला आज तुम नहीं आओगे। यहाँ ऑफिस छोड़ छोड़ कर मिलने की क्या सोची? यार ऑफिस में कुछ मन नहीं लग रहा था, तुमसे मिलने मैं जानती हूँ तुम्हारा फोन जरूर है। जानती थी या जानती थी? हाँ मुझे 15 दिन इतना साथ रहने के बाद पिछले 24 घंटे से अधिक तुमसे दूर रहना बड़ा अजीब सा लग रहा है। अजीब सा? हाँ, क्या अजीब सा? कैसा अजीब सा? जैसे 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 कहीं कुछ मिसिंग सा हो गया। और तुम हंस क्यों रही हो? मैं सीरियस हूँ। मैं जो मिसिंग थी ओह गॉड जानती हो तुम्हारा ये खुलकर हंसना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर कभी कभी ये क्या होगा? बोलो। कभी कभी लगता है ना कि इस हंसी के पीछे तुम कुछ छुपा रहे हो। शायद हाँ। तुम्हें कैसे पता चला? बस यूं। क्या लगा? और कुछ नहीं बाबा, तुम तो खामखा सीरियस हो गए, हंसो हाईलाइट की। क्या करूं बोलो? रोते रहने से तो हंसना अच्छा है ना? और मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो हर समय किसी न किसी बात पर रोते से रहते हैं। जस्ट लाइक मी। ऑब्वियसली। और तुम्हें कैसा महसूस हुआ? क्या? अरे पिछले 24 घंटों में मैं तो पूरे 24 घंटे सोती हूँ। इतने दिनों बाद आई थी ना। इनफैक्ट मैं बच्चों को छोड़कर पहली बार सफर से बाहर आई। पहले और भी ट्रेनिंग कोर्सेज आते थे पर मैं नहीं जाती। किसी न किसी बहाने में एक्सेप्शन ले लेती। तो फिर इस बात क्यों गई? कोर्स से। किस चीज से गई? किसी खास चीज से नहीं। हाँ, रोज रोज की मोनोटोनस जिंदगी से गई। बैठे बैठे बिना बात की खींच से उठी। ये चांस आया, मैंने सोचा चलो अच्छा चेंज हो जाए। खूब सी गई। तो कैसा चेंज रहा? मुझे लगता है कि मैं ही चेंज हो गई हूँ। गुड। और क्या करती रही कल सारे दिन? थैंक यू। बस बातें होती है। बताया मद्रास ट्रिप के बारे में। और क्या? और कुछ नहीं। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें देखती हूँ तो लगता है तुम्हारे ऐसे बारे में सोचती थी। कि जैसे युगों कुछ बातें सोच कर बैठे बैठे हंसी आ जाएगी। अब है तुम भी कैसे फनी हो ना। तिवारी साहब की मैजिक शो वाली बातें तो जब याद करती हूँ हंसी ही आती है। दिवाकर तुम्हें पता है मैंने कि
और कोई ऐसी बातें तो नहीं रह गई जो दिवाकर को बताने से भूल गई हो? ओह शिट, एक बात तो रह गई। क्या? यही कि मैं पागल लड़के से सुनो सुनो सुनो, ना मैं पागल हूँ ना लड़का। I am 37 है। जानती हूँ कभी कभी बच्चे से। रिजवा, तुमने मुझे मिस किया ना? तुम इतनी देर से यही पूछना चाह रहे थे ना? हाँ बाबा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो फिर फोन क्यों नहीं की, मिली क्यों नहीं करती? बताया ना, सोती रही। ये तो फिर बच्चे। नो नो नो, ये तो मैं मान नहीं सकता कि 2 मिनट तुम्हारे पास फोन करने का समय नहीं था। भैया, क्या दिवाकर घर पर ही था, इसलिए फोन नहीं कर रहा? ओह, तो तुम 2 मिनट के लिए घर से किसी को फोन भी नहीं कर सकते? छोड़ो, मैंने सोचा ऑफिस जाकर आराम से बात करूं। तुम बताओ, क्या करती रहे? कुछ खास नहीं, वही पुराने रूटीन। तुम्हारे बारे में सोचता रहा, तुम्हारे गाए गाने बनाता रहा। सचमुच तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। क्या गाना? क्या हुआ? बस यही सोच रही थी। ऐसे तुमसे मिलना बहुत समय लगा। इतनी सोचा। हाँ, मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि कभी कोई ऐसा मिलेगा जो इतना अपना सा लगे। अच्छा ये बताओ कि आप क्या सोच रहे हैं? किस बारे में? अरे अपने बारे में। मैं समझी नहीं। तो तुम सब समझ रही हो, अपनी दोस्ती का यही तो कारण रहा कि हम एक दूसरे को पूरी अच्छी तरह समझते हैं। सच में अभी तक नहीं सोचा है मैंने इस बारे में। सच? असल में मैं अकेले ठीक से इस बारे में सोच ही नहीं पाई। सोचा तुमसे मिलकर बात करूं। तुम बताओ, तुमने तो सोच लिया होगा। हाँ, मैंने तुम्हें बता भी दिया है मुझे। क्या? कि मिर्जा, तुमसे मिलने के बाद, तुम्हें समझने के बाद एक अजीब शांति हुई। ये भी लगा कि ये भावना मात्र मेरी अपनी तरफ से नहीं, तुम भी ऐसा ही महसूस करती हो। और अपने आप से काफी स्नेह करने के बाद ये लगा कि अगर हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहे तो जिंदगी कुछ और होगी, जिंदगी में कुछ जान सी होगी। जानते हो, जब मैं पहली बार तुमसे मिली, मुझे क्या लगा? वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन समय हाँ। कैसा लगा था? ये भी कि तुम एक नंबर के घमंडी, अकड़ू अरे स्टिफनेक, जैसे किसी और को कुछ समझते ही नहीं हो। वो मैंने तुम्हारा स्काउटिंग का मजाक उड़ाया था इसलिए ना। और भी। अच्छा ये बताओ कि स्काउट वाले लोग बाएं हाथ से हैंडशेक क्यों करते हैं और अजीब अजीब से ताने? अच्छा शट अप। अगर स्काउटिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो चुप रहो। सॉरी सॉरी। That's it. फिर क्या हुआ?
अच्छा हाँ, अच्छा, कैसे जाना? वो मुझे पोस्टर की सीरीज में जो चोट लगी थी पूरी तुम्हारी वजह से। ना तुम इतना ड्रिंक करके गुस्से में ऐसे चलते थे, ना मैं ऐसे पागल से तुम्हारे पीछे भागती। Oh my God! कैसे फिसल के गिरी मैं? अगर सिर को मैं गिरती तो पता है क्या होता? वो तो फॉर्चुनेटली डॉक्टर काला भी तुम्हारे पीछे आ रहे थे। उन्होंने ही मुझे उठाया। मैं भी तो आ गया था। हाँ। उस समय तुम्हारे चेहरे पे जो भाव देखे, हेलो तो कुछ बोले नहीं। हेलो हाँ सब कह रहे। ठीक है हाँ तुम्हें बहुत दर्द हुआ था ना? पर हमदर्दी और जाने का भाव तो तुम्हें कारण मानो ऐसा लग रहा था ये सब लोग ना होते तो तुम शायद रो देते, जैसे तुम अपने आप को दोष दे रहे हो, पर तुम कुछ ना कर सकते। हम औरों की वजह से अपनों से भी अपने भाव छुपाते हैं, है ना? यानी हमें ये कहने में शर्म सी गिलानी सी लगती है, ये व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, इसका सुख मैं अपना छुपा। अब लगा तुम केयर करना चाहते हो। इस अचेतन से चेहरे के पीछे एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति, सब कुछ कह दिया तुम्हारी आंखों, तुम्हारी बनावटी अकल, गंभीरता, सारी एक्टिंग। यही काश काश हम साथ हो गए, अकेले हो गए। तो अब यही फैसला है। हाँ, पर अब जरा गंभीरता से और वास्तविकता को बुलाए बिना सोचना आया है। वास्तविकता? क्या वास्तविकता? क्या है वास्तविकता? ये बोलो जरा। अभी मतलब तुम चाहते हो? मुझे अगर तुम फिर से सुनना चाहती हो तो कान खोल कर सुनो। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, समझी? पर कैसे? तुमने सोचा है तो कैसे हो पाएगा? I am married. मेरी शादी को 12 साल हो गए, मेरे तो बच्चे भी। And you know it अब है। जानता हूँ। समझो। पर क्या समझूं? वही तो समझ रहा हूँ। नीरजा, मैं तुम्हारे प्यार पर शक नहीं कर रहा, पर तुम्हारी आंतरिक कमजोरी तुम्हारे स्वभाव से मेल नहीं खाती। It is irritating me यार। अबे तुम बताओ मुझे। अरे ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। In fact, तो मैंने खुद तुम्हें तो बाकायदा फिर परेशानी क्या है? तरीका। बड़ा सीधा सा। मैं कानूनी तरीके की बात नहीं कर रही मैं हूँ। भी नहीं कर रहा। फिर? नीरजा, तुम सोच रही हो कि सालों से चल रहे ये सड़े गले बंधन कैसे तोड़े जाएं? है ना, ये परेशानी है ना? हाँ, सच। मुझे ये समझ में नहीं आया कि सामाजिक संबंधों को लोग बंधन क्यों कहते हैं? बंधन इज वॉट इट्स। तुम कहना चाहते हो कि मैं दिवाकर को छोड़ दूं? मैं कह रहा हूँ कि तुम वो करो जिसमें तुम्हें आस्था और तुम्हें शांति मिले। दूसरों को दिखाने के लिए एक झूठा जीवन मत जियो बस। दूसरों को लेने वाले पे जोर नहीं चलता, प्यार का ये सिक्का कहीं और नहीं चलता। याद तेरी आई है, तू हार जाई है, इतना भी कोई सताए ना दफा। अब मैं मन से कभी दिवाकर के साथ नहीं रह सकती। शायद पहले भी नहीं, पर अब ये जो हो रहा है बच्चे, वो मेरी वास्तविकता है और मेरे मन में उनके प्रति कोई मतभेद नहीं है। ये स्वाभाविक भी है, होना भी चाहिए। अब पर तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा कुछ कर्तव्य है उनके प्रति। कर्तव्य? इट मींस वो दायित्व का बोझ। हाँ, मुझे ये समझ में नहीं आया कि लोग इसे बोझ क्यों कहते हैं।
आजकल पर पहले ये सब महसूस नहीं की ना, पर अब सब कुछ बदल सा गया है ना। तुमसे मिलने के बाद मैं नहीं बदल सकती। क्या बेसिक चेंज हुआ है? शायद जीने की इच्छा हुई है। अरे पहले भी तो जी रही थी। हाँ, पर अब लगता है जैसे वो एक मरी सी जिंदगी है। दुख में का मानती हूँ, पर कुछ भी नहीं। अगर मैं तुम्हें बताऊँ, तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि जिंदगी में इतनी जान भी हो सकती है। कभी नहीं सोचा था कि मैं भी इनमें से हो सकती हूँ। और शादी के बाद ये सब सोचने का तो काम ही नहीं है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी मैरिज लाइफ का नॉर्मल है? हाँ, मानती हूँ कि दिवाकर एक अच्छा इंसान है, अपनी तरह दोनों बच्चों से भी बहुत लगा है। अभी तो जिम्मेदारियों की बात छोड़। एक बात और पूछना चाह रहा था, अगर ना बताना चाहो तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हारी मैरिड लाइफ नॉर्मल है तो फिर ऐसा क्या हो गया? तुम जानते हो, क्या? तुम जो आ गए। अरे तो चला जाओ। नहीं, अब नहीं। याद ना आए होते, एहसास ना दिलाया होता कि साथ क्या होता है, प्यार क्या होता है। पर अब नहीं। मुझे कहीं गिल्टी फीलिंग ना हो जाए। अभी तुम ही तो बोल रहे थे अपने आप के प्रति दायित्व के बारे में। मुझे क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें इतना क्यों चाहता हूँ? क्योंकि तुम ऐसी बातें करके सहारा से देती हो। शायद हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। शायद हम एक तरह से सोचते हैं और शायद सब प्यार की सबसे मजबूत कड़ी यही होती है। मैंने और दिवाकर ने भी एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश की। हाँ, फिर और काफी हद तक समझे भी। हमें तुम जानते हो, हमारी शादी को 12 साल हो गए, पर हम दोनों में आपस में शायद ही कभी झगड़ा हुआ हो, या कह लो कि शायद ही कभी मतभेद हुआ हो। तो फिर कमी क्या है? हाँ, जाने अनजाने हम दोनों समझौते कर ले जाए। शांति तो नहीं, शायद सुख, पर समझौते का जो ये घेरा बना उसमें कुछ घुटन सी होती रही। समझती थी यही प्यार है। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, न कभी जाना न सोचा। तो अब क्या लगता है? समझौता प्यार नहीं होता। प्यार में इसकी जरूरत नहीं है। जब दो लोग एक साथ सोच
बताओ हमें तुम समझ सकते हो, तुम समझ सकते हो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तुमसे मिलने के बाद से यही तो महसूस कर रहा हूँ कि अब एक दूसरे को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। कभी तो हम दोनों एक दूसरे के इतने जल्दी, इतने करीब आ गए। क्या कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं? आज तारीख क्या है? 28 अगस्त, पहली बार कब मिले थे? 30 जुलाई। लेकिन अब 1 महीना मुझे को जा रहा है। तुम्हारे हिसाब से काफी हो गया। तो अपने को समझने में और कितना चाहिए? कुछ भी नहीं। तो फिर इतना समय क्यों? शायद कुछ आदर्शों का लिबास हम उड़े। वेरी करेक्ट। अब ये लिबास नहीं पहना जाता, गर्मी सी लगती है। तो उतार दो। पर ये जिम्मेदारियां। हम लोग फिर घूम फिर कर उसी बात पर आ गए। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। जो करना है तुम्हें तो करो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं बड़ा कंफ्यूज सा हो गया। तुम Yes. और कंफ्यूज मैनेजमेंट के भाषण देते हो, दूसरों का कंफ्यूजन दूर करते हो। और दूसरों को कंफ्यूज भी करता हूँ। अच्छा है। हाँ। एक बात बताओगे लेकिन सच हाँ, सच। बिल्कुल। तुम कंफ्यूज हो या डरे हो? जरा, तुम किससे? आदर्शों के इस लिबास को उतारने से। शायद दोनों से। पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं भी वैसी ही स्थिति में हूँ। तो क्या किया जाए? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने पहले ही कहा जो करना है तुझे। एक कॉफी मंगाई। मैं यही कहने वाली थी। मुझे पता था, कैसे? क्योंकि मेरा भी मन कर रहा था कॉफी पीने का। You are just too much, हाँ? Excuse me. यस सर। अभी कॉफी क्या है? कॉफी, ब्लैक कॉफी। दो कॉफी। ओह, एक सेकंड। ओके सर। देखो, कंफ्यूजन वास्तव में कुछ नहीं है, केवल हमें निर्णय करना है। किसी ग्लानी भाव में बनकर नहीं, ना ही किसी भावना में, बस एक ठोस परिपक्व निर्णय करना है अपने लिए। अपने लिए? हाँ, हमें अपने लिए एक निर्णय करना है। दूसरे के लिए किसी को निर्णय करने का कहाँ अधिकार है? उसी लिए हमें अपने लिए निर्णय करना है, बस। यानी हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। We should be selfish. नो, सेल्फिश या स्टैंडर्ड होने की बात नहीं, ये मात्र दृष्टिकोण की बात है। कैसे? कैसे? देखो, मैं बताऊं, हम सब सिस्टम की एक इकाइयाँ हैं और इसके साथ हम लोग बंधे हुए हैं। इसके बाहर हम नहीं होते, और इसके साथ ही हम सबकी अपनी एक एग्जिस्टेंस, एक व्यक्तित्व है। जैसे किसी के लिए तो मिसेस दिवाकर राव और मेरे लिए गिरजा। तो मैं कह रहा था कि कॉफी जैसी। और तो मैं कह रहा था कि किसी के लिए तुम मिसेस दिवाकर राव और मेरे लिए गिरजा। दिवाकर के होने से तुम्हें तुम्हारा अपना अधिकार खत्म नहीं, वो हमेशा रहेगा, और तुम्हारे जीवन पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। तुम्हें पूरा अधिकार है अपने इस जीवन के बारे में निर्णय लेने का। जरा मैं कॉफी टेस्ट करूं? Sure. कॉफी जैसी। तो मैं कह रहा था कि तुम्हें अपने जीवन पे अधिकार है पूरा निर्णय लेने का। देखो गिरजा, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बातें, बहुत बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। मेरा मतलब है तुम क्या मैं ये कह रहा था कि तुम जहाँ भी जो भी निर्णय, और वो निर्णय तुम्हारा अपना निर्णय होना चाहिए। तुम्हें इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए कि ये मेरा सोच समझकर व्यक्तिगत लिया गया निर्णय है। Oh my God! क्या लेक्चर दिया फिलोसफी का? ये फिलॉसफी नहीं है। बात की निर्णय। हाँ। फिर क्या करना है? अरे मैं तो बता चुका हूँ, तुम्हारा क्या निर्णय है? तुम बताओ। मैं तो बता चुका हूँ, आई वांट टू मैरी हो तुम्हारा। से यही। और चालाकी। पर ये सब होगा कैसे आप?
टीनेजर्स तो है नहीं, ना ही ये कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है तो हम एक दूसरे से कहें कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जीऊंगा। आदमी रो रो कर सर पर भी जीता है, थोड़ी भी जीते, सवाल जीने या मरने का नहीं है, और मरना भी सकता है। और पुनर्जन्म में तो मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं है। ये कहना कि अगर कोई काम मैं इस जन्म में नहीं कर सका तो अगले जन्म में कर दूंगा, ये अपनी कमजोरी को रेशमी कपड़ा पहनाने के बराबर है। तुम 35 की हो, मैं 37 का हूँ। औसत के हिसाब से हम दोनों की आधी से अधिक जिंदगी या तो बीत चुकी है या वेस्ट हो चुकी है। तो और तो बाकी बच्चे 15, 20, 25 साल जो है उसका क्या करना है? जीवन में कितना सच्चा और कितना कठोर रूप दिखाते हो। ये कि मेरा जीवन शांति से नहीं बीता। दरअसल मैं बड़ा अनकॉम्प्रोमाइजिंग हूँ, समझौता नहीं कर सकता। शायद ईगो है, अंतुष्टि के लिए कभी कभी लड़ना भी पड़ता है, मार भी खानी पड़ सकती है, और वो सब पार्ट ऑफ द गेम है। पैकेज डील, सब मान सब जाए। और लड़ने के लिए भी दो को एक धरातल पे आना पड़ता है, दो मानसिकताओं और दोनों के मानसिक धरातल ही अलग अलग हो तब न युद्ध होता है न समझौता। एक खामोश अशांति से, खामोश शांति से है। तुम देखा करो, मतलब एक चीज को ऐसे बताते हो कि बस देखा करो। अरे छोड़ो, फालतू काम के लिए अपने पास समय कहाँ? अरे ये क्या कह रहा था? क्या कह रहे थे? क्या कह रहा था? तो तुमने काम का इंटरप्ट करके सारी चैन दौड़ा दी। क्या कह रहा था? हमारे पास समय नहीं है इंतजार करने का। और हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं। वो तुमने किताब पढ़ी है ना, वेटिंग फॉर गोडो? नहीं, क्या है? अरे छोड़ो यार, हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी चीज की प्रतीक्षा करते रहते हैं, खासतौर से वो जो हम करने से डरते हैं, और बिना किए कुछ होता नहीं है प्रतीक्षा के सिवा। फिर क्या करना है अब है? तुम जानते हो यार, तुम भी मतलब ना तुम कंफ्यूज हो तो मैं क्यों हंस रही हो यार? ओहो, अरे सीरियस हो जाओ। हाँ, ओहो, निर्जा सीरियस हो जाओ प्लीज। सॉरी, मैं आई कांट कंट्रोल। निर्जा, तुम दिवाकर को छोड़ सकती हो? मैंने कहा तुम दिवाकर को छोड़ सकती हो? मैं समझ सकता हूँ। आदमी तो पुराने पेड़ों, फर्नीचर, यहाँ तक कि घड़ियों तक से लगाव करने लगे, और पति के प्रति भावनाएं तो दूसरी, और वो पति जिसको तुमने समझा और जो तुम्हें समझने की कोशिश करता। मैं समझ सकता हूँ। सोच सकता हूँ। वैसे क्या इनमें से किसी एक को इस स्थिति का सामना तो करना ही पड़ेगा। तुम किसी एक के साथ ही रह सकती हो। प्रश्न क्या और भावना का नहीं, मात्र गणित का है। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं वो कह रहा हूँ कि एक आदमी की झूठी खुशी के लिए हम दो सच्ची खुशी क्यों छोड़े? पर दिवाकर का क्या? मैं क्या जानूं? मैं कोई ईश्वर का रोल अदा नहीं करना चाहता। बेजान बंधन कटने पर भी दर्द होते हैं निर्जा। तुम्हारे मन की बात है। शायद, पर मेरी तो हिम्मत नहीं होती ये सब कहने की। विचार तो एक है, करना भी किसी एक को ही।
सच कहने से तुम नहीं डरते? तो क्या निर्णय हुआ? ये तुम क्या अपने ऑफिस की मीटिंग कर रहे हो? और निर्णय तो लेने नहीं से क्या? क्या बिना निर्णय काम कर सकते हैं? बस, पर ऐसा नहीं हो सकता। तुम ले लो निर्णय। तुम ले चुकी हो। तुम्हें मेरे मन की हर बात इतनी अच्छी तरह से कैसे मालूम चल जाती है? इसलिए कि मैं तुम्हारे जैसा। फिर बेकार में इतना बुलाते हो। जो चाहो करो। करूंगा तो वही जो चाहूंगा। पर बुलवाता हूँ इसलिए कि I like your sweet voice. मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी नौकरी करती लड़की को ये पसंद आए। चल, तुम खुश तो हुए? पर हम घूमते से बह गए जानते हो क्यों? तुम डरते हो। निर्णय लेने से। निर्जा, तुम्हें कहीं ये तो नहीं लगता कि निर्णय सही है या नहीं, या निर्णय के बाद क्या होगा? कहीं परिणामों का भय तो नहीं समाया तुम्हारे निर्णय में? मुझे अपने निर्णय पर पूरा विश्वास है। हमारा मतलब है वाकई या उस घर को वास्तव में छोड़ने से? एक और डर, निर्णय को वास्तविक देने की प्रक्रिया से। नया जीवन बिना मरे नहीं शुरू किया जा सकता निर्जा, और जिंदा होते मरने में तो कष्ट होगा। यानी ये कि जीने की इच्छा है, मरना तो पड़ेगा। Oh shit, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। अच्छा मैं फिर कर लेती हूँ। बाय। मुझे अब घर भी जाना है। मेरे ख्याल से तुम जरा बात करके देखो ना। किससे? अरे दिवाकर से। मैं कैसे बात कर तो और कौन करेगा यार? मैं कैसे कर पाऊँ? अरे यार तुम्ही को तो करना है। वो जरा क्या कहते हैं, हिंट देकर देखो जरा। वो हिट नहीं समझ सकता। तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं है, सीधा सा इंसान है। जानता हूँ, कैसे? 50 बार बता चुकी है उसके बारे में। वो सिंपल नेचर का है, बहुत सिंपल आदमी है, बहुत सीधा साधा आदमी है। वो ही इज गुड फॉर नथिंग। तुम रिश्ता से बोल रहे हो? मैं रिश्ता से बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ छोड़ नहीं। बोलो नहीं छोड़। बोलो भी अब मैं। वो मैं इसलिए कह रहा था कि
है क्या? अच्छा चुप रहो। बुराई दिवाकर के बारे में सुना है? नहीं, पर इन सब से क्या फायदा? जो हो गया सो हो गया। नहीं देखो, मैं दिलाकर की बुराई या उसे नीचा दिखाने के ख्याल से ये बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि हो सकता है उसकी जगह शायद मेरी हो सकती है। तो बात ही कुछ और होती अब है। सच। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। मैं काफी लेट हो गई हूँ। तो कल मिलते हैं यही 3:30 बजे। बाय बाय। क्या हुआ? कैसे अचानक से जाकर दिवाकर को कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। यहाँ से जाने के बाद सोचती हूँ कि मौका निकालकर बात करूँ, पर 9
ढूंढने खिला के ले पाया उसको। मैं चुप सी नहीं गई। उसने सोचा मैं ऑफिस के काम से थक गई हूँ, इसलिए उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। पूछने लगा खाने के बारे में, तो मैंने कहा कि मेरे सिर में दर्द है, तो उसने सुनना पसंद नहीं करा। नहीं बोलो, मैं सुन सकता हूँ। जिस बोलो। काम लेके थोड़ा सिर दबाया, फिर दूध गर्म करके रख दिया। बोला मैं कुछ सोचा ना, मैं बच्चों को देखा, थोड़ा मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर। एक नंबर का लड़ू। तू ही बता कैसे कह दूँ? अब तो मत कहो ना। किसने कहा है कुछ कहने की? मैंने देखो निर्जा, मैंने कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया और मैंने तुमसे भी प्यार की भीख नहीं मांगी। मैं जैसा हूँ रह सकता हूँ, सब कुछ सह सकता हूँ, बहुत शक्ति है मुझमें। अच्छा चुप रहो, मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। तुम्हारी शक्ति का रूप मैं तो नहीं कह रही हूँ, मैं जो तुम समझ रहे हो। मैं भी वो नहीं कह रहा जो तुम समझ रही हो। मैं तो अपने तकदीर पे कोस रहा हूँ, मैं अपने आप को कोस रहा हूँ। छोड़ो, सुनो, अब मैं इस मैटर पे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। ओके, अभय, प्लीज नॉर्मल हो जाओ। मैं नॉर्मल ही हूँ, देखो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मेरा नॉर्मल रूप ही है, नॉर्मल जैसा रूप है। नहीं, you are normally very sweet. क्या कह रही थी? यही कि ये तो जाकर बच्चों के पास सो गया और मैं सोचती रही। क्या? यही कि तुम्हें इतना वक्त नहीं लगता मेरे अंदर की फीलिंग जानने में। दिवाकर एक अच्छे इंसान की तरह अपनी ड्यूटी निभाकर सो गया, पर मुझे सिरदर्द था ही नहीं। पर वो नहीं समझ सकता, मेरी तरह एक ही चीज को एक ही तरह से महसूस नहीं कर सकता। फिर भी तुम you know वो नोटिस नहीं कर पाता है। कि मैं अपने नाखूनों को अपने दांतों से काटती हूँ, कि मैं जोर जोर से हंसती हूँ। और कितनी चीजें याद होती हैं। तुम्हारे साथ हमेशा मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम जानती हो, जैसे तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट वो समझ ही नहीं सकता है मेरे अंदर के भाव। हाँ कुछ कह दो तो पूरी इम्पोर्टेंस देगा, पर मन करता है कि दूसरा अपने आप समझे। अबे तुम जानते हो, मद्रास के उन 14 से 15 दिनों में मैंने जितने गाने गाए ना, उतने गाने मैंने पहले कभी नहीं गाए। इनफैक्ट मैं घर पर कभी गाती ही नहीं। सच? हाँ। क्यों? मैं विश्वास नहीं कर सकता। वही बात, दिवाकर ने ना तो कभी नोटिस किया, ना कभी कुछ कहा, तारीफ कर। देखो निर्जा, मैंने तुम्हें वहां भी कहा था और फिर कह रहा हूँ, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। यू हैव गॉट गिफ्ट इन योर वॉइस, बस खुल कर गाया करो। अरे नहीं यार, इतना टैलेंट है तुम्हें। देखो तुम्हारी आवाज भी अच्छी है, तुम्हारी सुर की पकड़ है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। अरे क्या प्रैक्टिस, सब कुछ छूट गया। अरे नहीं यार, कितना टैलेंट है तुम में, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। तो तुम देखोगे उस दिन वो क्या कहते हैं कि हाँ कल्चर नाइट में मद्रास में कितना अच्छा तुम्हारा गाना पसंद किया गया। लोग किस प्रकार से तुम्हारे गाने पे झूम रहे थे, नाच रहे थे। तुम्हें याद नहीं? याद करो, याद करो निर्जा, याद करो। तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो।
पेशकश अगर गाना मेरे बस की बात नहीं थी। तुमने ऐसा सपोर्ट किया, अपने बातों से ऐसा विश्वास जगाया और लगा कि कोई वाकई में चाहता है कि मैं गाऊं। तभी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए गाया। मैं देखती बराबर तुम्हारी तरफ गई। जानती हो, अगर मैं कहीं और देखती ना तो मैं नर्वस हो जाती। मैंने पहले ऐसे कभी गाया नहीं यार, बस है। ये चाहती हो कि ये टैलेंट, ये गिफ्ट ऑफ गॉड्स नहीं, पर घर पर मन ही नहीं करता है। तुम कह रहा हो दिवाकर से बात करो, बता दो अपने मन की बात। समझ में नहीं आता है कि कैसे करूं। मैं बात करूं कर पाओगे? और क्या रास्ता है? कैसे? सोचूंगा, सोचो। मिलूंगा कभी किसी बहाने। देखो नित्या, मैं सोचता हूँ कि जो करना है सो जल्दी करना, जल्दी करे सो अच्छा है। सुनो, तुम ना करना। क्या? तुम्हारा बात करना शायद क्यों? नहीं करती हूँ बात। क्यों कर पाओगे? कहीं तुम्हें आत्मग्लानि तो नहीं हो रही निर्जा? शायद कुछ लगता है क्या? यही कि कहीं कुछ ठीक सा नहीं है। यानी हम पहले मिले होते थे? सब कुछ ठीक होता। यानी जो होता है वो सही या गलत अपने आप नहीं होता। और ग्लानि है किस बात की? कभी कभी मुझे लगता है जैसे मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ। धोखा? हाँ, मैं उस घर में रहती हूँ उसके साथ, फिर भी अपने आप को तुम्हारे साथ होता हुआ चाहते हुए भी उसे ये महसूस होने देती हूँ कि सब कुछ वैसा ही है, कि सब कुछ पहले जैसा ही नॉर्मल है, मैं वही। ये धोखा नहीं है। तुम्हें आत्मग्लानि हो रही है? शायद क्यों? कुछ कह नहीं सकती। मैं बताऊं, हम लोगों ने अपने आत्मा में कुछ ऐसे खोखले मूल्य पा लिए हैं कि हमें अपने हंसने पर भी आत्मग्लानि हो कि हाय हम खुश क्यों हैं? अरे सुख की इच्छा करना कुछ गलत है, गुनाह है कोई? What nonsense ऐसे? सुनो तो। अरे क्या सुनो? हम लोग कोई यहाँ किसी को मारने की योजना तो नहीं बना रहे जो आत्मग्लानि हो। पर दिवाकर के लिए तो ये यानी हम क्या करें? किसके लिए निर्जा? तुम किसके लिए त्याग करने की सोच रही हो? उसके लिए जो ठीक से तुम्हें समझता तक नहीं। ठीक, संयोग से तुम्हारी उसके साथ शादी हुई, और शादी का सब कुछ क्या उसके बाद कोई जीवन नहीं? अब कैसी ग्लानि, कहे कभी? मेरा सिर्फ ये कसूर है कि मैं तुम्हारे जीवन में 12-13 साल लेकर आया। अगर हम पहले मिल लिए होते तो सब ठीक होता, और ये मेरा कसूर नहीं है। अगर समय की गलती को मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसका मुझे कोई आत्मग्लानि भी नहीं है। पर मैं ये नहीं। अरे यार, और तुमने अपने बारे में सोचा कि तुम अपनी जिंदगी और शायद मेरी भी उसे बर्बाद कर दोगी तो उसके लिए किसी बात को गिरानी नहीं होगी। पर मैं ये नहीं कह रही। तो क्या कहना चाहती हो? क्या कहना चाहती हो? कभी दिवाकर की बातें करती हो, कभी अपनी, कभी बलिदान की बातें करती हो, कभी त्याग की। अरे क्या सोचा है? कुछ तो बोलो स्पीक। मैं कौन सा चिल्ला रहा हूँ? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि ये परित्याग किसी अच्छे देह के लिए किया जाए तो जचता है। दिवाकर ये सब के लिए करना कुछ सूट नहीं करता। वो तुम्हारे बगैर मर नहीं जाएगा। ऐसा मत बोलो। तुम्हारा पति है और तुम उसे छोड़ नहीं सकते। अबे देखो, नाराज मत हो। हम दोनों एक दूसरे से ही नाराज हो जाएंगे तो फिर
फिर क्या रह जाएगा? तुम्हारे पास से तुम्हारा दिमाग होगा। भूल जाओ दिवाकर को कुछ देर के लिए। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यही क्या उसी की वजह से खैर छोड़, तुम क्या चाहते हो? सच हाँ बिल्कुल स्पष्ट। तुम्हें सच मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। पर कुछ प्रैक्टिकल बातें तो समझो। बच्चों की तरह से नाराज होना, गुस्सा होना शुरू कर देते हो। अब ये बताओ, तुम जो चाहते हो तुम्हें कोई शक तो नहीं? तो फिर छोड़ दो उस गली को, उस मोहल्ले को, उस दरो दीवार को, सब कुछ छोड़ दो। छोड़ दो। लोग लोग कौन से लोग जिनके पास अपना कोई खुद का काम है, सिवाय इसके कि वे दूसरे के व्यक्तिगत मामलों में टिप्पणी करें। इससे हमारे व्यक्तिगत सुख की चिंता है, खुद भी दुखी से रहेंगे और दूसरों को भी वैसा ही देखना चाहते हैं। यानी ये कि हमें अपने लिए अपने आप सोचना चाहिए, हमें अपने अंतःकरण की सहमति चाहिए, किसी दूसरे की नहीं। शायद तुम ठीक है। यही कि आज मैं दिवाकर को सब कुछ स्पष्ट बता दूंगी। क्या देखो, शुरुआत तो करनी ही होगी ना, तभी कोई रास्ता निकलेगा। मैं बहुत देर फोन को नहीं करती, ठीक है? बाय। एक्सक्यूज मी, मिस्टर दिवाकर के साथ कौन है? जी, मैं हूँ उनकी वाइफ नीरजा। आई एम रियली सॉरी, ही इज नो मोर। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बड़े दिनों के बाद, कितने दिनों बाद? तो जानते हो क्योंकि मैं तुम्हारा कितना इंतजार किया, 3 महीने। खैर, अभी हमारे पास बात करने का वक्त नहीं है। एक मुझे बहुत बड़ा ऑफर मिला, कल सुबह की फ्लाइट है और मैं उसे ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तो सभी हम लोग आते हैं, फिर बैठते हैं, फिर बातें करेंगे। पर अगर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। बहुत सारी बातें करेंगे भैया। बाय बाय। टूटा
मिले थे मकसद के वास्ते, वो हमसे मिले थे मोहब्बत के वास्ते। हालात ऐसे आ गए थे, ना मकसद पूरा हुआ ना मोहब्बत। वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। बिखरे सभी सपने, रूठे मेरे अपने, है जिंदगी तूने ये क्या किया? टूटा है बंधन, कैसी ये उलझन, तकदीर में जाने है क्या लिखा। नमस्कार दुल्हन। एक बार जोरदार ताली कलाकारों के लिए। और हमारे बीच राधिका मैम उपस्थित हैं और नाटक देख रही थी, उनसे आग्रह है मंच पे आ जाए। नीलाद्री मैम भी उपस्थित हैं, उनसे भी आग्रह है। दूसरा अध्याय अजय शुक्ला जी का लिखा हुआ और अभिनय आर्ट्स पटना की प्रस्तुति थी और इसका निर्देशन किया था मणिकांत चौधरी जी ने। और नाटक में भी देख रहे थे उनकी भूमिका। एक बार जोरदार ताली। हम नीलाद्री मैम से आग्रह करेंगे कि 2 शब्द नाटक के संबंध में हम लोग। आज नमस्कार मैं पहले सबको कर रही हूँ। आज मुझे लगता है कि 20 वर्षों के बाद मैं नाटक के स्टेज पे उपस्थित हूँ, तो कहीं ना कहीं पुरानी यादें जुड़ी हुई होती हैं। मैं टीका टिप्पणी करने के सिलसिले में नहीं, लेकिन यहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो उन्हें कम से कम जो नाट्य विधा की शुरुआत कैसे हुई उसमें कुछ जानकारी उन्हें होनी चाहिए। तो मोटे तौर पे हमारा जो इतिहास है वो बताता है कि हमारे यहाँ 4 वेद थे। उन चारों वेदों से 4 चीज़ों को लिया गया। सामवेद से गायन, अथर्ववेद से अभिनय और इसी तरह 2 और वेद थे, उनसे भी चीज़ों को लेकर नाट्य शास्त्र को 5वें वेद की उपाधि दी गई। और भरत मुनि इसके प्रतिपादक थे। सारे लोग जानते होंगे, मुझे लगता है जो खासकर इतिहास से जुड़े हुए लोग होंगे या जो कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग होंगे वो जरूर जानते होंगे। और ये तकरीबन 400 BC से लेकर 100 तक की बात है। तो ये तो भी तकनीकी बात, कई चीज़ें मैं देख रही थी कि यमुना जो कहा जाता था उसे किस तरह से छोटे से जगह में उसको सजाया गया, उसकी तस्वीर की गई। और कहते हैं कि बोलना आसान नहीं होता, सही बात है। जब आप एक्सटेम्पर किसी चीज़ पे बोलते हैं तो वो आसान नहीं होता। मैंने प्रस्तुति देखी, मैं काफ़ी अच्छी लगी। और एक महिला के अंतर्गुण को किस तरह से कलाकार ने दर्शाया और पुरुष की भूमिका को जो एक आप अगर समाज के तौर पे देखें या समाज से परे जाके देखें, सबसे पहले हम आते हैं कि आप समाज से परे जब देखते हैं तो जब भी 2 लोग इश्क में होते हैं या मोहब्बत में होते हैं तो बस वो एक दूसरे को महसूस करते हैं और उसी चीज़ को दर्शाने की कोशिश कलाकार ने की। लेकिन जब आप ज़माने के निगाहों से देखेंगे तो कहते हैं कि दोस्त बातें करने का, साथी को सुख बांटने का, और समय हो तुम्हारा वो जो गुप्त है, अभिशब्द है, अवैध। तो इस अवैध की वर्जना को इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शाया। और जब एक महिला की बात आती है जिसकी यहाँ प्रस्तुति की गई, तो महिला के पीछे जिन किन चीज़ों की जंजीरें होती है वो किस तरह अपने दायरे से नहीं निकल पाती है। उनके पैरों के पीछे कई पैर जुड़े हुए होते हैं जो उन्हें विद्रोह करने की शक्ति नहीं देते हैं। तो ये नाटक का छुपा हुआ संदेश था। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि ये समय भी हो चुका है। और साथ ही मैं इस नाटक से जुड़े तमाम कलाकारों, लेखक, निर्देशक सभी को धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ। इच्छा होगी कि मैं जुड़ूँ। और कादम्बिनी जी, मैं किसी परिचय की मोहताज नहीं। मैं ये नहीं कहती कि आपके पास कोई सहारा हो, हम अकेले ही चले थे
जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और स्टार वहाँ बढ़ता गया। तो इसी तरह जहाँ 2 से शुरू हुआ सफर, आज मुझे 8 लोग दिख रहे हैं, कल 28 होंगे, कल 108 होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्द को हम कादम्बरी से आग्रह करेंगे कि पुष्प गुच्छ देकर मैम का अभिवादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच वरिष्ठ रंगकर्मी मिथिलेश भैया भी उपस्थित हैं, उनसे आग्रह है कि मंच पे आए। कैमरे के पीछे सीधे हुए थे, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे थे। अब आज के निदेशक महोदय के सम्मान के लिए हम संस्था के निदेशक महोदय दीपक शुक्ला जी से आग्रह करेंगे कि मंच पे आए और हमारे आज के निदेशक महोदय का सम्मान करें। दीपक यहाँ से हम चाहेंगे कि पुष्पगुच्छ और पुरस्कार देकर हमारे डायरेक्टर महोदय का आज जो आप देख रहे थे वो इन्हीं के द्वारा निर्देशित नाटक था। धन्यवाद सर। और आप हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, हम चाहेंगे 2 शब्द इस आयोजन के संबंध में रखें आशीर्वाद के तौर पर। ऐसा आयोजन का काफ़ी स्वागत करते हैं और ऐसा कंटिन्यू होता रहे। बच्चों के बीच काफ़ी एग्रेसिव होता है, बच्चे इससे सीखते हैं, तो ये रहे कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस पूरे आयोजन के दौरान अगर हम एक नाम नहीं ले पाते हैं तो बड़ी भूल होगी। कविता जी का हम तमाम कलाकारों की ओर से और इस तीनों संस्थाओं की ओर से उन्हें हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिनके प्रयास से यह संस्था में हम लोग उपस्थित हैं अभी। ये उन्हीं की प्रयास का देन कह सकते हैं। ये इस संस्था की फाउंडर थी स्वर्गीय कविता जी, तो हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और अब हम मिथिलेश भैया से चाहेंगे 2 शब्द हमारे बीच में। नाटक जो देखा उस पर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तो नाटक के बाद क्या बोलूँ। कविता मैडम, कविता जो होती है वो सुनने की चीज़ है, कहानी उपन्यास पढ़ने की चीज़, और नाटक जो है देखने की चीज़। देखें करेंगे तब देखेंगे तब करेंगे, और इसके लिए एक मंच चाहिए। तो इस स्कूल के लोगों ने, यहाँ के मैनेजमेंट के लोगों ने जो मंच प्रदान किया, सबसे पहले तो मैं स्कूल के मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूँ कि कर्मियों को एक्टिंग करते हो, लाख अच्छा बयानी करते हो और आपको मंच ही नहीं मिले तो आप कहाँ देखें। तो और ये जो शरद भाई का ये जो पहल है कि मोहल्ला में जाकर के लोगों के पास, दर्शकों के बीच आकर नाटक दिखना है, तो सचमुच में एक नया कंसेप्ट है और ये अच्छा है। और हम लोग चाहें कि और भी जगहों पर ऐसे जा करके नाटक करें, दिखाएं। और अनिकांत भाई लाडली जी जो खुद वो ड्रामा से MA कर रही हैं, PhD करने वाली हैं, कर रही हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हम लोगों के बीच में उपस्थित रहे। अब शुभदेव भैया से आग्रह है कि 2 शब्द हमारे बीच रखें। आप सभी को नमस्कार। बोलना क्या है, नाटक तो अपने आप में बोलता है। प्रस्तुति अभी हुई, आपने देखा, और प्रस्तुति के माध्यम से कलाकार जो कहना चाह रहे थे वो कह रहे थे। रंगमंच वैसे भी कंटक पथ है, ये इट्स नॉट ए इजी वे, ऑलवेज द थॉर्न, इसमें पाथ ऑफ थॉर्न, आपको कांटों से गुजरना ही पड़ेगा और बिना कांटा चुभे आप उस सड़क को पार कर नहीं सकते। तो नाटक
दरअसल जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ नाटक को अनिवार्य कर देना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि नाटक सिर्फ नाटक करने के लिए नहीं है कि एक ने लिखा, दूसरे ने किया, तीसरे ने देखा और कहानी खत्म हो गई, ऐसा नहीं। हम अभी आज के डेट में जो डिजिटल जो वर्ल्ड है उसमें हमें एक वर्ड मिलता है हर जगह, एडिट। आप एडिट कर सकते हैं चीज़ों को। तो मुझे लगता है नाटक जीवन को एडिट करने के लिए बहुत आवश्यक टूल, क्योंकि हम ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा बड़े घर में पैदा हो, सुशिक्षित माहौल मिले और उसे बचपन से ही एक तरीका सिखाया जाए कि कैसे डिसेंट वे में बातचीत की जाती है या चला जाता है। हम अल्हड़पन, अनगढ़पन, अधूरेपन में पलते बढ़ते हैं, गिरते पड़ते, टकराते, जूझते, झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगर हम किसी ग्रुप के साथ जुड़ जाएं, नाटक करें, तो हमें एडिट करने का एक ऑप्शन मिलता है कि अपने जीवन में हम किन चीज़ों को एडिट कर दें और किन चीज़ों को ऐड कर दें। तो ये नाटक ही हमें ये शिक्षा देता है कि एक सभ्य नागरिक बनकर, सुशिक्षित बनकर जीवन में, समाज में कैसे योगदान दिया जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या देखा जाए, क्या सुना जाए, क्या किया जाए, किनको सपोर्ट किया जाए, किनको अवॉइड किया जाए। नाटक ये समझ पैदा करता है। और बच्चे जो आज बच्चे हैं, कल का भविष्य है, इनको अगर इसी उम्र से ये समझ विकसित करने का मौका दिया जाए तो कल के ये बच्चे बेशक अभिनेता ना बने, फिल्म सीरियल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जीवन को समझने का, सही गलत निर्णय करने का और अपने अंदर की जो कला है उसको, सबके अंदर कोई ना कोई कला निश्चित तौर पे, लेकिन उसे विकसित कैसे करना है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी अभिनेता बने या हर आदमी लेखक बने। वो क्या बन सकता है, उसके अंदर कौन सी कला है, इसकी समझ उसे नाटक करके ही धीरे 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 पता चलता है और वो भविष्य में जो कुछ भी बनना चाहें वो बन सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने प्यारे कनिष्ठ मित्र साहब, जिनको मैं लगभग 35 वर्षों से जान रहा हूँ। मैं खुद 36 वर्षों से रंगमंच पर सक्रिय हूँ, तो एक आध 4-5 साल बाद 30 वर्षों से लगभग मैं जान रहा हूँ और मैं निरंतर देख रहा हूँ कि जूझ रहा है, लगा हुआ है, काम कुछ ना कुछ इनोवेटिव सोच रखते हैं और हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप निरंतर इन्हीं कंटक पथ को पार कर जाएं और आप अपनी मंजिल तक पहुँचे। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। और मणिकांत जी के बारे में क्या कहूँ, इनका तो मतलब जवाब नहीं। जिस सहजता के साथ अभिनय कर रहे थे वो मुझे लग रहा था कि ये अभिनय कर रहे हैं या वाकई सचमुच घटना घट रही है। तो ये मैं इसके लिए बधाई के पात्र हूँ। निर्देशक भी है लाडली जी, जो है अभिनेत्री, बतौर अभिनेत्री बहुत ही संजीदा अभिनय कर रही थी। चूँकि ये विषय बड़ा पेचीदा विषय है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है। विवाहेतर संबंध जो है ये इजी नहीं है डील करने के लिए। इसमें निर्णय क्या दिया जाए, क्या देना चाहिए, क्या उचित होगा, क्योंकि इसमें एक जीवन नहीं कई जीवन सम्मिलित होते हैं। जो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं वो तो है ही है, लेकिन उनके अलग होने का असर बच्चों पे भी पड़ता है, समाज पे भी पड़ता है और हमारे तमाम रिश्तेदारों पर पड़ता है। तो इन सबको देखते हुए क्या निर्णय लेखक, क्या डिसीजन लेते हैं, ये अपने आप में बड़ा कठिन विषय है। लेकिन यहाँ लेखक और निर्देशक दोनों बहुत समझदारी के साथ और बहुत ही गंभीरता के साथ उन्होंने एक सवाल को सवाल ही छोड़ दिया कि क्या होना चाहिए, अब आप तय करें। ये सिचुएशन है, ऐसी परिस्थिति है जहाँ हम एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन अब होना क्या चाहिए, करें क्या। तो ये सवाल तो सवाल ही रहेगा
और व्यक्ति अपने परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लेंगे। तो ये कहना बड़ा कठिन है कि ये करना उचित होगा और ये करना अनुचित होगा, तो इसका निर्णय हम में से कोई भी शायद नहीं कर पाएंगे। कुछ चीज़ों का निर्णय समय करते हैं, समय के द्वारा होता है, तो समय अब जिसके साथ जैसा निर्णय ले। और मैं चाहूँगा आप तमाम सुधी दर्शकों को धन्यवाद देते हुए ये कहना कि आप सब कृपया अपने जो घर के बच्चे हैं इनको कुछ वर्षों के लिए रंगमंच में काम करने की अनुमति प्रदान करें, ताकि इनके अंदर एक समझ विकसित हो। रंगमंच को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि कोई भी क्षेत्र जिसमें युवा का आवागमन ना हो वो क्षेत्र डेवलप नहीं हो पाता। उसमें युवा लोगों का आवागमन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आगे वो अभिनय ही करें, वो कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन एक समझ विकसित करने के लिए और समाज को एक दिशा दिखाने के लिए खुद को पहले ट्रेंड करना ज़रूरी है, एडिट करना ज़रूरी है, ऐड करना ज़रूरी है। और इन सब समझ के साथ जब वो समाज में अपना काम करेंगे तो निश्चित तौर पर बुरा काम तो नहीं करेंगे, एकदम खराब तो नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियाँ होंगी जिसको एडिट करके सुधार लिया जाएगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मणिकांत जी, सनत, अपने तमाम दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। शुभ रात्रि। बहुत धन्यवाद भैया। हम मिथिलेश भैया से आग्रह करेंगे कि शोभा भैया का अंग वस्त्र से उनका सम्मान करेंगे। मिथिलेश भैया, एक बार जोरदार ताली। और इस आयोजन के दौरान जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया है उन्हें भी हम आग्रह करेंगे कि मंच पे आ जाएं। अमरेश, अभी आप नाटक जो देख रहे थे उसमें मंच पर म्यूजिक पे हमारा सहयोग कर रहे थे राहुल राज, उनसे भी आग्रह है मंच पे आ जाएं। हमारे राहुल राज, अभी जो आप म्यूजिक बीच में आनंद ले रहे थे, एक ही की देन थी। एक बार जोरदार ताली उनके लिए। हमारे अंजारों में उपस्थित हैं, उनसे भी आग्रह है मंच पे आ जाएं। अंजारों भैया, सत्यम, नितेश अगर है तो मंच पे आ जाए। और ओम कपूर जी, उनसे भी आग्रह मंच पे आ जाए। और मुन्ना भैया जो 3 दिनों तक लगातार हम लोगों के साथ रहे हैं कैमरा पे। और अब मैं आखिरी में मैं रंग सृष्टि के अध्यक्ष महोदय, इस आयोजन के आयोजनकर्ता रंग सृष्टि संस्था के अध्यक्ष महोदय सनत कुमार जी से आग्रह करेंगे कि हमारे बीच उपस्थित जिनके प्रयास से यह कार्यक्रम होना संभव हो पाया है उनका सम्मान अंगवस्त्र से करेंगे। सनत जी, हम कादम्बनी मैम का सम्मान करना चाहेंगे। और एक बार उनके लिए जोरदार ताली। हम समझ सकते हैं कि अगर ये नहीं है तो संभवतः यह आयोजन संभव नहीं था। आपका बहुत बहुत आभार मैम। और मैम को तो पहले हम लोग सुनी ही है, बस आशीर्वाद के तौर पे 2 शब्द मैम से। शब्द नहीं है बोलने के लिए, वर्ड्स हैव टू सर्च फ्रॉम द डिक्शनरी। शेक्सपियर ने एक बार लिखा था, लाइफ इज ए ड्रामा, एवरीवन हैज टू प्ले डिफरेंट रोल इन इट। हर को डिफरेंट एक छोटी सी टाइम, 1 घंटा के अंदर में अलग अलग रोल कैसे होगा। रियली आई विल ऑलवेज गिव एम्फेसिस ऑन द लेडीज ओनली। कैसे पत्नी के रूप में होगा, बच्चे के रूप में, एक लवर के नाते, और आखिर विधवा हो जाने के बावजूद भी कैसे होगा फीलिंग। मैंने डायलेमा में कैसे होता है, मैंने एवरीबडी, बच्चे याद कर लेना, आज जो है लाइफ इज अ ड्रामा है, एवरीबडी हैज टू प्ले रोल इन इट। मैंने स्टेज है, हम लोग स्टेज है, लाइफ इज अ स्टेज वेयर यू हैव टू प्ले। सो ये है टाइम, एज ही सेड दैट द टाइम के साथ बस उचित निर्णय लेना, समय के साथ बहुत अच्छे से शब्द। सबसे पहले की चीज़ है कि ड्रामा देखने में और समझने के लिए सबसे अच्छा होता है। कोई कहानी जितने अभी एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सोसाइटी, हाउ डू वी केयर अबाउट द फैमिली, ये तो बोले शब्द हम टीचर होकर के बोर्ड और चौक और डस्टर लेके पढ़ाएंगे तब नहीं समझ पाएंगे। कितना बढ़िया शब्द में और इतनी डायलॉग को याद करके उसकी मॉड्यूलेशन करना, इट्स रियली हैट्स ऑफ यू टू द बोथ एक्टर।
वाइफ के नाते क्या फीलिंग है, माँ के नाते क्या फीलिंग होता है, एंड एट द सेम टाइम एज ए लवर कन्विंसिंग कैसे करना, हर वॉइस मॉड्यूलेशन सबसे बड़ी चीज़ होता है। ये चीज़ हम लोग बच्चे को सीखना चाहिए। कैसे हम लोग देखिए ना, हम लोग गुस्सा से यू प्लीज गो, यू प्लीज गो रिक्वेस्ट, बस वॉइस के मॉड्यूलेशन में वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं होता है। तो ये चीज़ ये ड्रामा में हो जाता है। ड्रामा में क्या है, आपको हर भाव ओके, क्योंकि वर्ड नहीं होता है अभी हम गुस्सा में बोल रहे हैं, एवरीथिंग एक्सप्रेशन से होता है कि वॉइस मॉड्यूलेशन से होता है। लेकिन उसके बाद क्या है, बाइंड करना है जो देखने वाला को और तो बाइंड करके, क्योंकि जब तक वो अच्छा से नहीं करेंगे हम लोग सब उड़ करके चले जाएगा। तो देखे होंगे शुरू में आप लोग मूवी में देखे होंगे, पत्थर फेंकता है, अंडा फेंकता है, टमाटर फेंकता है, क्यों? वो उतनी तक कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और यहाँ मुझे जाना था आधा घंटा के अंदर में, रियली स्पीकिंग आपने मुझे बाइंड करके रुकवा दिया है, थैंक यू फॉर इट एंड रियली दोस्त behind it, everything which is present behind the big team is there, and I hats off all the team members who has worked behind this drama, and of course who had given this platform to perform. And इसके अलावा जिसने संचालन करता है उनको भी मेरी तरफ से हर चीज में वो जिसमें मैं बुला रहे हैं, सब कुछ कर रहे, लगता है कि दिल से हर शब्द जो कंपेयरिंग करने वाला का रोल बहुत बड़ा होता है, वो भूमिका बना रहे हैं, कैसे होगा हम लोग देखने के बाद में पता चलता है, लेकिन उससे पहले भूमिका नहीं उसके लिए, एंड योर वॉइस इज रियली गुड फॉर दैट आल्सो। एंड वंस अगेन टू ऑल द ऑडियंस एंड ऑफ कोर्स द पर्सन बिहाइंड इट, बिकॉज ऑफ हर ओनली आई एम हियर, थैंक यू वेरी मच। एंड लॉन्ग टाइम चाइल्डहुड डेज में मैंने देखे थे अडूरवासी, उस समय मन नहीं होते थे, मैंने एज केरला तो अडूरवासी और इन लोग का ड्रामा देखते थे, तो वो ड्रामा के बाद उनको कुछ जब हम बड़े हो गया और मूवी में देख लिया, लेकिन उनके जैसे एक्टर जिसने भी ड्रामा में एक्टिंग करके फिल्म फील्ड में गया है, उनका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो फील करके कनेक्ट करके जा रहे हैं। दूसरा में एडिटिंग है, यस रीटेक, यहाँ कोई रीटेक नहीं, दैट इज द मेन, तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ड्रामा में, कोई रीटेक नहीं है, कट कुछ नहीं है, बस वंस यू स्टार्ट एंड टिल एंड। तो इसलिए और बहुत आर्टिस्ट के लिए मेरी छोटे से बहुत बहुत धन्यवाद, एंड छोटे से रोल में मेंटर के रोल में आप यू डिड योर जॉब वेल। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम कड़ी में अब हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए कादम्बरी मैम से आग्रह करेंगे कि इस आयोजन के अंतिम दिन आयोजन में आए हुए तमाम लोगों का धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि वो इतने देर तक एकदम शांति से बैठे हुए थे। आज का जो बच्चों के मन का नाटक नहीं था, है ना? मन नहीं लग रहा था ना? नहीं लग रहा था, तरफ से नहीं लग रहा था। कल वाला ज्यादा, कल का नाटक जो था वो पंच लाइट था, जो फणीश्वरनाथ रेणु जी की लिखी थी, तो बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। और आज थोड़ा सीरियस नाटक था, तो फिर भी बच्चे इतने आराम से बैठे हुए थे। थैंक यू बच्चों, और तुम लोग पूरी मेरी प्रेरणा हो। और रंजना मैम, प्रेमलता मैम, अनीता मैम, थैंक यू, अपर्णा मैम, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे बुलाने से आप लोग आ जाते हैं। ये आपका प्रेम है और मेरे बढ़े हुए कदम का बहुत बड़ा सहारा मिलता है कि मैं बढ़ती रहूँ, इसी तरह आप लोग का साथ मिलता रहा। और रंग सृष्टि निर्माण मंच का जो मैं क्या बोलूँ, मैं भी अब इसकी पार्ट हो गई हूँ। मैं चाहूँगी कि मेरे सहयोग से ये और भी बहुत सारे स्कूल्स में होते रहे।